तो बच्चों हम कर रहे थे हिस्ट्री का लेसन दूसरा 10वीं का भारत में राष्ट्रवाद। हम यहाँ तक कर चुके थे, गिरमिटिया मजदूर हम कर रहे थे उस दिन। पहला था क्वेश्चन आया था बेगार। बेगार किसे कहते हैं? जब किसी बिना किसी पारिश्रमिक के काम करना वाला, जब काम करवा लिया उसके बदले में हमें उसको कुछ नहीं देना, मतलब या परिश्रम के तौर पर, मतलब उसको वेतन के तौर पर हमें कुछ नहीं दिया, तो उसे कहते हैं बेगार। और दूसरा क्वेश्चन था गिरमिटिया मजदूर। औपनिवेशिक शासन के दौरान बहुत सारे लोगों को काम करने के लिए फिजी, गयाना, वेस्ट इंडीज़ आदि स्थानों पर ले जाया गया था, जिन्हें बाद में गिरमिटिया कहा जाने लगा। उन्हें एक एग्रीमेंट, अनुबंध के तहत ले जाया जाता था। बाद में इसी एग्रीमेंट को ये मजदूर गिरमिट कहने लगे, जिससे आगे चलकर इन मजदूरों को गिरमिटिया मजदूर कहा जाने लगा। अंग्रेज़ी में इन्हें इंडेंटर्ड लेबर कहा जाता है। ठीक है, 2 क्वेश्चनों के बेगार क्या होता है, गिरमिटिया मजदूर क्या होते हैं। ठीक है, ये हम कर चुके थे। जून 1920 में जवाहरलाल नेहरू ने अवध के गांवों का दौरा किया, गांव वालों से बातचीत की। क्वेश्चन है मैप का कि 1920 जून 1920 में जवाहरलाल नेहरू ने कहाँ के किसानों पर कहाँ पर दौरा किया था? अवध का। ठीक है, अवध के गांवों का दौरा किया, गांव वालों से बातचीत की और उनकी व्यथा समझने का प्रयास किया। अक्टूबर तक जवाहरलाल नेहरू, बाबा रामचंद्र तथा कुछ अन्य लोगों के नेतृत्व में अवध किसान सभा का गठन कर लिया गया। महीने भर में इस पूरे इलाके के गांवों में संगठन की 300 से ज़्यादा शाखाएं बन चुकी थी। अगले साल जब असहयोग आंदोलन शुरू हुआ तो कांग्रेस ने अवध के किसान संघर्ष को इस आंदोलन में शामिल करने का प्रयास किया, लेकिन किसानों के आंदोलन में ऐसे स्वरूप विकसित हो चुके थे जिनसे कांग्रेस का नेतृत्व खुश नहीं था। 1921 में जब आंदोलन फैला तो तालुकदारों और व्यापारियों के मकानों पर हमले होने लगे, बाजारों में लूटपाट होने लगी और अनाज के गोदामों पर कब्जा कर लिया गया। बहुत सारे स्थानों पर स्थानीय नेता किसानों को समझा रहे थे कि गांधी जी ने ऐलान कर दिया है कि अब कोई लगान नहीं भरेगा और ज़मीन गरीबों में बांट दी जाएगी। महात्मा का नाम लेकर अपनी सारी कार्रवाइयाँ और आकांक्षाओं को सही ठहरा रहे थे। आदिवासी किसानों ने महात्मा गांधी के संदेश और स्वराज के विचार का कुछ और ही मतलब निकाला। उदाहरण के लिए आंध्र प्रदेश की गुड़म पहाड़ियों में 1920 के दशक की शुरुआत में एक गुरिल्ला आंदोलन फैल गया। कांग्रेस के इस तरह के संघर्ष को कभी स्वीकार नहीं कर सकती थी। अन्य वन एक क्वेश्चन देखो, 1928 में वल्लभ भाई पटेल ने गुजरात के बारदौली तालुका में किसान आंदोलन का नेतृत्व किया। तो क्वेश्चन आ सकता है इसमें कि 1928 में वल्लभ भाई पटेल ने किसान आंदोलन का नेतृत्व कहाँ किया था? गुजरात के बारदौली में, जो कि भू राजस्व को बढ़ाने के खिलाफ था, जो भूमि पर जो कर लगाया जाता था। यह बारदौली सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है और यह आंदोलन वल्लभ भाई पटेल के सक्षम नेतृत्व के तहत सफल रहा। इस संघर्ष का प्रचार व्यापक रूप से हुआ और इससे भारत के कई हिस्सों में अत्यधिक सहानुभूति प्राप्त हुई। 6 जनवरी 1921 को संयुक्त प्रांत में रायबरेली के पास पुलिस ने किसानों पर गोली चलाई। अब क्वेश्चन बनता है, मैप का ही आ जाता है कि 1921 में पुलिस ने किसानों पर गोली कहाँ पर चलाई? संयुक्त प्रांत में रायबरेली। ठीक है, क्षेत्रों की तरह यहाँ भी अंग्रेज सरकार ने बड़े बड़े जंगलों के लोगों में दाखिल होने पर पाबंदी लगा दी थी। लोग इन जंगलों में न तो मवेशियों को चरा सकते थे और न ही जलावन की लकड़ी और फल बीन सकते थे। इससे पहाड़ों के लोग परेशान और गुस्सा थे। न केवल उनकी रोजी रोटी पर असर पड़ रहा था, बल्कि उन्हें लगता था कि उनके परंपरागत अधिकार भी छीने जा रहे हैं। जब सरकार ने उन्हें सड़कों के निर्माण के लिए बेगार करने पर मजबूर किया तो लोगों ने बगावत कर दी। उनका नेतृत्व करने वाले अल्लूरी सीताराम राजू एक दिलचस्प व्यक्ति थे। उनका दावा था कि उनके पास बहुत सारी विशेष शक्तियाँ हैं। वह सटीक खगोलीय अनुमान लगा सकते हैं, लोगों को स्वस्थ कर सकते हैं तथा गोलियाँ भी उन्हें नहीं मार सकती। राजू के व्यक्तित्व से चमत्कृत विद्रोहियों को विश्वास था कि वह ईश्वर का अवतार है। राजू महात्मा गांधी की महानता के गुण गाते थे। उनका कहना था कि वह असहयोग आंदोलन से प्रेरित है। उन्होंने लोगों को खादी पहनने तथा शराब छोड़ने के लिए प्रेरित किया। साथ ही उन्होंने यह दावा भी किया कि भारत अहिंसा के बल पर नहीं, बल्कि केवल बल प्रयोग के जरिए आज़ाद हो सकता है। गुड़ेम विद्रोहियों ने पुलिस थानों पर हमले किए, ब्रिटिश अधिकारियों को मारने की कोशिश की और स्वराज प्राप्ति के लिए गुरिल्ला युद्ध चलाते रहे। 1924 में राजू को फांसी दे दी गई। राजू अपने लोगों के बीच लोकनायक बन चुके। अगला है बागानों में स्वराज। महात्मा गांधी के विचारों स्वराज की अवधारणा के बारे में मजदूरों की अपनी समझ थी। असम के बागानी मजदूरों के लिए आज़ादी का मतलब यह था कि वे
उन चार दीवारियों से जब चाहे आ जा सकते हैं जिनमें उनको बंद करके रखा गया था। उनके लिए आज़ादी का मतलब था कि वे अपने गाँवों में संपर्क रख पाएंगे। 1859 के इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट के तहत एक एक्ट था, इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट। इसका क्या था कि बागानों में काम करने वाले मजदूरों को बिना इजाज़त बागान से बाहर जाने की छूट नहीं होती थी और यह इजाज़त उन्हें बिरले ही मिलती थी। जब उन्होंने असहयोग आंदोलन के बारे में सुना तो हजारों मजदूर अपने अधिकारियों की अवहेलना करने लगे। अवहेलना करना मतलब उनकी अनदेखा करने लगे उनको। उन्होंने बागान छोड़ दिए और अपने घर को चल दिए। उनको लगता था कि अब गांधी राज आ रहा है, इसलिए अब तो हर एक को गांव में ज़मीन मिल जाएगी। लेकिन वे अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच पाए। रेलवे और स्टीमर की हड़ताल के कारण वे रास्ते में फंस गए। उन्हें पुलिस ने पकड़ लिया और बुरी तरह पिटाई हुई। ठीक है, अब आ जाते हैं आगे। अब चोरी चोरी चोरा गोरखपुर से चोरी चोरा बाजार में गुजर रहा शांतिपूर्ण जुलूस पुलिस के साथ हिंसक टकराव में बदल गया। इस घटना के बारे में सुनते ही महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन रोकने का आह्वान किया। अब है सविनय अवज्ञा की ओर। फरवरी 1922 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस लेने का फैसला कर लिया और उनको लगता था कि आंदोलन हिंसक होता जा रहा है और सत्याग्रहियों को व्यापक प्रशिक्षण की जरूरत है। कांग्रेस के कुछ नेता इस तरह के जन संघर्ष से थक चुके थे। वे 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत गठित कई प्रांतीय परिषद के चुनाव में हिस्सा लेना चाहते थे। उनको लगता था कि परिषदों में रहते हुए ब्रिटिश नीतियों का विरोध करना, सुधारों की वकालत करना और यह देखना महत्वपूर्ण है कि वे परिषदें लोकतांत्रिक संस्था नहीं हैं। CR दास और मोतीलाल नेहरू ने परिषद राजनीति में वापस लौटने के लिए कांग्रेस के भीतर स्वराज पार्टी का गठन कर डाला। जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे युवा नेता ज़्यादा उग्र जन आंदोलन और पूर्ण स्वराज्य के लिए दबाव बनाए हुए थे। आंतरिक बहस व असहमति के इस माहौल में दो ऐसे तत्व थे जिन्होंने 20 के दशक के आखिरी सालों में इस भारतीय राजनीति की रूपरेखा एक बार फिर बदल दी। पहला कारक था विश्वव्यापी आर्थिक मंदी का असर। 1926 से कृषि उत्पादों की कीमतें गिरने लगी और 1935 के बाद यह तो पूरी तरह धराशायी हो गई। कृषि उत्पादों की मांग गिरी और निर्यात कम होने लगा तो किसानों को अपनी उपज बेचना और लगान चुकाना भी भारी पड़ने लगा। 1930 तक ग्रामीण इलाके भारी उथल पुथल से गुजरने लगे। अगला है ये साइमन कमीशन। इसी पृष्ठभूमि में ब्रिटेन की नई टोरी सरकार ने सर जॉन साइमन के नेतृत्व में एक वैधानिक आयोग का गठन कर दिया। राष्ट्रवादी आंदोलन के आधार में जवाब में गठित किए गए इस आयोग को भारत में संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करना था और इसके बारे में सुझाव देने थे। इस आयोग में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था, सारे अंग्रेज थे। 1928 में जब साइमन कमीशन भारत पहुंचा तो इसका स्वागत साइमन कमीशन वापस जाओ, साइमन कमीशन गो बैक के नारों से किया गया। कांग्रेस और मुस्लिम लीग सभी पार्टियों ने प्रदर्शनों से में हिस्सा लिया। इस विरोध को शांत करने के लिए वायसराय लॉर्ड इरविन ने अक्टूबर 1929 में भारत के लिए डोमिनियन स्टेट्स का गोलमाल सा ऐलान कर दिया। उन्होंने इस बारे में कोई समय सीमा भी नहीं बताई। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि भावी संविधान के बारे में चर्चा करने के लिए, भावी में होने वाले संविधान है, चर्चा करने के लिए गोलमेज सम्मेलन दिया जाएगा। इस प्रस्ताव में से कांग्रेस के नेता संतुष्ट नहीं थे। जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में कांग्रेस का तेज तर्रार खेमा आक्रामक तेवर अपनाने लगा था। उदारवादी और ये देखो साथ में दे रखा है, इलाहाबाद में कांग्रेस के नेताओं की बैठक कब हुई थी?